Hello and welcome, my dear students of 10th Standard English Medium. This is the class of Social Science Geography, and this is the ninth chapter of our textbook. And as you can see, the name of the ninth chapter is Forest and Wildlife Resources. Okay, so 10th Standard English Medium के students का वापस मैं स्वागत करता हूँ मेरी SS की क्लास में. ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये नाइन्थ चैप्टर जो हमारा ज्योग्राफी का है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर है. ओके, दिस इज द लास्ट लेक्चर, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. और इस आखिरी पार्ट में हमें डिस्कशन करना है खास करके सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स के बारे में. ठीक है, हमने अभी तक इस लेसन में जो देखा है कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है और कौन कौन से रीजन की वजह से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. प्लस बाद में हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से मेजर्स हैं जिसके जरिए, जिसके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से उपाय हैं जिसके जरिए हम वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये हमने देखा. बट नाउ इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द काइंड ऑफ इफेक्टिव implementations made by the government in order to protect the wildlife and forest resources. Okay, हमने मेजर्स तो जैसे कि हमने स्टडी किया कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ह्यूमन अवेयरनेस चाहिए. ठीक है, पेड़ों को या इवन एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका हंटिंग नहीं करना चाहिए, ये मॉरल अवेयरनेस की बात होती है. ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में सभी इंसानों के अंदर इतना लेवल का मॉरल अवेयरनेस नहीं होता है जितना चाहिए होता है, और इसलिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़े हैं जो प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखा जाए तो एक जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा ठोस मेजर होता है जिसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि हाँ, अब ये स्पीशीज है या तो ये ट्रीज है या तो प्लांटेशन है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन अब हो पाएगा. ये प्रैक्टिकल मेजर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो प्रैक्टिकल मेजर्स गवर्नमेंट ने लेने की शुरुआत की है उसमें तीन चीजें खास करके मेन आती है. ओके, जो बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है और आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 के ऊपर भी जो टाइटल है उसमें भी आप देख सकते हो. सो अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू टू होल्ड द टेक्स्ट बुक इन योर हैंड. टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखिएगा, साथ में पेंसिल भी हाथ में रखिएगा. बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जो टॉपिक का नाम है सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स. ओके, ये तीनों एक, जैसे मैंने बोला आपको आगे, कि एक प्रैक्टिकल मेजर है गवर्नमेंट की ओर से किया गया कि जिसको ऐसे एरियाज हैं जिसमें ये वाइल्ड लाइफ वगैरह जो है उनका प्रोटेक्शन सही ढंग से और एक ठोस तरीके से, ठीक है, हो सकता है. तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है. सेंचुरी किसको कहते हैं, नेशनल पार्क किसको कहते हैं, और बायो रिजर्व जोन्स क्या होता है वो हमें समझना है. इसमें तीनों के रूल्स भी थोड़े थोड़े अलग हैं, और तीनों के बारे में जितना एक्सप्लेनेशन इस टेक्स्ट बुक में दिया पेज नंबर 72 और 73 के ऊपर, वहां पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है. इसलिए इसके रिलेटेड जो आंसर्स होते हैं जनरली, अगर सेंचुरी, नेशनल पार्क या बायो रिजर्व के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने की आए या कोई भी शॉर्ट आंसर प्रिपेयर करने का, जनरली ये 2 मार्क का आंसर होता है, लेकिन बहुत इजी होता है. ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाइज ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, सो यू डोंट हैव टू लुक इट अप एनीवेयर एल्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दीज आंसर्स. तो शुरुआत करते हैं पेज नंबर 72 के ऊपर. ओके, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व. Right. Sanctuaries, national parks and bioreserves are established for the protection of wildlife. ठीक है, पर्पस उनका जो है वो सेम
के बायो रिजर्व, सेंचुरीज या नेशनल पार्क का पर्पस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का होता है। ओके, और गवर्नमेंट का एक ये एंडेवर है, उनको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ऑल दीज थ्री वर्ड्स साउंड लाइक सिनोनिम्स बट देयर इज सम डिफरेंस। मैंने आपको आगे बताया कि ये तीनों वर्ड्स जो है लगभग सेम जैसे हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन वाइज फर्क है। सबसे पहले समझते हैं हम सैंक्चुरीज के बारे में। ओके, ये सैंक्चुरी बेसिकली क्या होता है? तो ऑब्वियसली फॉर सैंक्चुरी देयर आर सम पॉइंट्स गिवन व्हिच आई एम गोइंग टू रीड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। In case if you are having the textbook in your hand, you should also have a look into the textbook. Sanctuary means human activities are permitted within certain limit. Sanctuary, ठीक है, वो एक ऐसी जगह है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ हद तक अप टू अ सर्टेन लिमिट उसका परमिशन होता है, लेकिन वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप वाइल्ड लाइफ के साथ या तो फॉरेस्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हो, ऐसा नुकसान कारक इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी वी आर टॉकिंग अबाउट। सेकेंड पॉइंट इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। एक्सक्यूज मी, ये खास करके ऐसे लोगों के लिए है जो वहां पे लोकल एरिया में रहते हैं, जंगल के आसपास जो गांव वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए, यानी जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, ठीक है, उनके पास भेड़ बकरियां वगैरह, गाय भैंस वगैरह जो एनिमल्स होते हैं बड़ी संख्या में, तो उनको हर रोज खाना खिलाना, घास चारा देना, ये सब की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग जो है उनके एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए, चराने के लिए सेंचुरीज में ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्री कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट की परमिशन उनके पास होनी चाहिए। सो दैट इज कंपल्सरी फॉर देम। ओके, दूसरी बात ये भी है कि बहुत रैकलेस तरीके से, अनलिमिटेड ढंग से और बिना कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर वो ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं उनको भी, क्योंकि ये उनके रिलेटेड, उनका एरिया है, वो लोग यहाँ से सबसे करीब रहते हैं, इसलिए उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस करना, उसका देखभाल करना, लुक आफ्टर करना उस एरिया की, वो भी उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। तीसरा पॉइंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीशीज। कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिसकी हमने आगे बात की है इस चैप्टर में, कि दो स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और दे आर गेटिंग डिक्रीज डे बाय डे। ठीक है, ऐसे स्पीशीज के लिए खास करके सेंचुरीज होती है। तो वहां पे अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी है जो ऐसे प्राणियों या पक्षियों को नुकसान कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कायदे से कार्रवाई की जाती है, फाइन होता है, ठीक है, और इन एक्सट्रीम केसेस जेल की सजा भी हो सकती है। The sanctuary can be established by the government after certain process. गवर्नमेंट का एक खुद का एक एंडेवर है, कुछ प्रोसीजर करने के बाद सेंचुरी, कोई भी एरिया को, खास करके फॉरेस्ट एरिया को गवर्नमेंट सेंचुरी डिक्लेयर करती है। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज पेरियार, चंद्रप्रभा, एटूनारागरम एटसेट्रा आर सेंचुरीज। ये सेंचुरीज के एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये ब्रैकेट या अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, और नीचे पेज नंबर 72 के ऊपर एक बहुत बढ़िया सा मैप दिया गया है, वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये तीनों चीजों को इंडिकेट किया गया है एक इंडिया के मैप के ऊपर। ठीक है, तो सेंचुरीज के ये तीनों नाम, क्योंकि थोड़े से स्पेलिंग वाइज बहुत ही अजीब है, आपको याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगी, लेकिन 3-4 बार अगर आप रिपीट करोगे पढ़ के तो याद भी रह जाएगा। सेंचुरीज के एग्जांपल्स हैं पेरियार, चंद्रप्रभा और एट्टूर नारागरम। ओके, ये तीनों साउथ इंडिया की फेमस सेंचुरीज, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंचुरीज। नाउ लेट अस रीड अबाउट नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ में समझेंगे हम कि
सेंचुरीज के सामने नेशनल पार्क किस तरह से अलग पड़ता है, क्या डिफरेंस है नेशनल पार्क और सेंचुरीज में। तो पहला पॉइंट है, कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। ओके, सबसे पहले पॉइंट में ही लगभग सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि सेंचुरीज में जो थोड़ी बहुत छूट छाट होती है इंसानों को, ठीक है, जिसमें सिर्फ नुकसान ना हो उस तरह से वो लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, वहां पे घूम फिर सकते हैं, अपने एनिमल्स को चरा सकते हैं, वो सारी बातें सेंचुरीज में पॉसिबल है। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पे अलाउड नहीं होता है। तो ये पॉइंट जो है सेंचुरीज और नेशनल पार्क को डिफरेंशिएट करने में मोस्ट वाइटल पॉइंट है, आपको याद रखना है ये। सेकेंड पॉइंट इज मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूडेड हियर। वहां पे एक से ज्यादा इकोसिस्टम वहां पे इंक्लूड की जाती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है इकोसिस्टम को वहां पे। तो लाइक नेशनल पार्क वी कैन से इट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू सेव द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि एक से ज्यादा इकोसिस्टम वहां पे ह्यूमन एफर्ट से, गवर्नमेंट के एफर्ट से वहां पे क्रिएट की जाती है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक पॉइंट रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स। तीसरा पॉइंट है देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग। जो हमने सेंचुरीज में देखा था कि एनिमल ग्रेजिंग अलाउड है, नेशनल पार्क में वो अलाउड नहीं है, देयर इज कंप्लीट बैन। ठीक है, वहां पे कंप्लीट बैन होता है। इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीशीज एज इट इज इन अ सेंचुरीज। ठीक है, डिफरेंस का ये दूसरा एक वाइटल पॉइंट कि सेंचुरीज जनरली एक स्पीशीज को टारगेट करके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो वन पर्टिकुलर स्पीशीज फॉर विच द नेशनल पार्क इज क्रिएटेड। नेशनल पार्क इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सो मेनी अदर स्पीशीज ऑल्सो। तो हम रफली लॉजिकली ये भी सोच सकते हैं कि नेशनल पार्क का एरिया भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि काफी सारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया जाता है, इसलिए ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है नेशनल पार्क। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत होता है गवर्नमेंट को ये बनाने के लिए, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कोलैबोरेशन से नेशनल पार्क बनता है। अदरवाइज सेंचुरी जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है किसी एरिया को, नेशनल पार्क में जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना चाहती भी है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उनको फाइनेंशियल एड मिले, उसके बाद वो काम हो सकता है। सो बेसिकली इट इज डन विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, और नेशनल पार्क के भी काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको पेज नंबर 73 के ऊपर। लास्ट पॉइंट जो है नेशनल पार्क का उसमें जिसमें लिखा है काजीरंगा, कॉर्बेट, वेड़ावदर जो कि गुजरात में है, मरीन नेशनल पार्क, गिर वो भी गुजरात में है, दचिगम, ये सारे नेशनल पार्क्स के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया हो कि एक सेंचुरी और नेशनल पार्क में बेसिकली क्या फर्क होता है। ठीक है, और अब तीसरा जो है हमारे चैप्टर का जो आखिरी पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं दैट इज बायो रिजर्व जोन। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल टाइप of a protection zone created by the government again. लेकिन सेंचुरी और नेशनल पार्क के मुकाबले ये किस तरह से अलग होता है वो हम देखेंगे कि बायो रिजर्व जोन बेसिकली क्या होता है। ओके, बायो रिजर्व जोन, उसका फर्स्ट पॉइंट इज इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। बायो रिजर्व जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल लेवल का है। तो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स होते हैं जो सभी कंट्रीज के लिए कॉमन होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रख के किसी एरिया को बायो रिजर्व जोन डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला यूनिक पॉइंट बायो रिजर्व को लागू पड़ता है वो। दूसरा है द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। यहाँ पे पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात है।
हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि वी आर एमिंग एट प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, जिसमें फॉरेस्ट, एनिमल्स वगैरह तो आ ही जाते हैं, बट दैट पर्टिकुलर एरिया ओवरऑल इज एमिंग टू बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट है, besides the vegetation, insect in the land of that area, the lifestyle of the people living there is also protected. तो ये आगे वाले पॉइंट को इलेबोरेट किया गया है यहाँ पे कि एरिया को प्रोटेक्ट करना यानी क्या मतलब होता है इसका, शायद आपके दिमाग में ये सवाल होता होगा। तो उसका आंसर ये है कि एरिया यानी कि उसके अंदर जितना भी वेजिटेशन है, वो पेड़ पौधे वगैरह जो है, वो सारे इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड्स, वो सब, और उस पर्टिकुलर एरिया में अगर ह्यूमन हैबिटेशन है, इंसान वगैरह लोग रहते हैं, ठीक है, और वहां की जो लैंड है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, और ऐसे एरिया को हम बायो रिजर्व जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सो द होल एरिया इज एम्ड एट protected by the government, that includes everything in that area, namely birds, animals, insects, different species of trees and plantations, and land, and even the human beings also. Okay, इस एरिया में जो सब कुछ आता है उन सबको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात है। ऐसे एरिया को बायो रिजर्व जोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व्स। अब इसी एरिया में बायो रिजर्व रिसर्च सेंटर भी एस्टैब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक ऐसा जंगल जैसा एरिया होता है, सुनसान जगह होती है वहां पे, लेकिन साइंटिफिक मैनर में टेक्नोलॉजी का सहारा लेके रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर भी ऐसी जगह पे चलाया जाता है, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता होगा, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की जरूरत भी इसमें पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। जहां पे ह्यूमन इंटरफियरेंस की बात है, यहाँ पे सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को टोटली बैन किया जाता है, टोटली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ओके। क्योंकि बायो रिजर्व जोन है, काफी बड़ा एरिया है, और सभी चीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात है। तो ऑब्वियसली बाहर के कोई इंसान यहाँ पे कोई भी टाइप का इंटरफियरेंस नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन करना चाहिए कि बायो रिजर्व जोन का एक एवरेज एरिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल का एक्चुअली कैलकुलेशन है, तो वो एवरेज एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। गलती से आप इसको मीटर में मत समझिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट इज द एवरेज एरिया फॉर बायो रिजर्व जोन्स, यानी कि हम समझ सकते हैं कि काफी बड़ा एरिया ये होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इंडिया के। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी etc. are considered to be the important bioreserves of the nation. पूरे देश के कुछ important bioreserves के यहाँ पे नाम है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो the Run of Kutch of Gujarat was declared as a bioreserve zone in 2008. 8 से 12 साल पहले हमारा जो कच्छ का रण है, डेजर्ट ऑफ कच्छ, बड़ा और छोटा रण दोनों जो है, ठीक है, उनको 2008 में बायो रिजर्व जोन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि संख्या के हिसाब से सो फार सेंचुरीज पूरे इंडिया में 531 है, ओके। और गुजरात की टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज 23 है, ओके। Then national parks, total number of national parks in the country are 103. Total number of national parks in Gujarat are 4. Okay. और जहां तक जिसकी हमने अभी बात किया, बायो रिजर्व जोन्स टोटल मिला के इंडिया में 18 है,
गुजरात का एक है रण ऑफ कच्छ, जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया, वो एक बायो रिजर्व जोन है गुजरात का। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों चीजों का डिस्कशन खत्म होता है। अब एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ नीचे दिया गया पेज नंबर 73 के ऊपर, फटाफट पढ़ लेंगे। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस इज इनएविटेबल। पूरे लेसन में हमने ये देखा कि जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन वाइल्ड लाइफ का या फॉरेस्ट का या तो नेचुरल रिसोर्सेज का हो रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। हम लोग ये समझते हैं, और हम कुछ भी अगर डिस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारा उसमें पर्पज ये होता है कि हमारा कुछ डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सपोज हम पेड़ काटते हैं तो हमें फर्नीचर बनाना है, इसलिए ठीक है, कई बार पेड़ों में से हमें मेडिसिन वगैरह वो बनानी होती है, तो उसके लिए भी हम काट, ये सारी बातें हम समझते हैं, फिर भी उसको काटना पड़ता है। सो बेसिकली देखा जाए तो बढ़ती हुई इंसानों की जो पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉइंट हमें खास करके समझना है कि along with it is necessary that we keep in mind its ill effects on the entire life system while planning। जब हम ये प्लानिंग कर रहे हैं या तो कुछ भी वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को नुकसान कर रहे हैं, तो आगे जाकर नियर फ्यूचर या तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में हमें ही उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। वो चीज को हमें खास करके ध्यान में रखना चाहिए। Whenever one species is completely destroyed or is in danger, the results of the disturbances in the food chain are far-reaching। कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज टोटली एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है, तुरंत हमें नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन फार रीचिंग का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि पूरा एक कुदरती चेन है, उसको हम हमारे इंटरफियरेंस से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका नुकसान तो हमें भुगतना ही है। इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल। इस दुनिया में छोटे से छोटा अगर कोई इंसेक्ट है तो उसका भी एक स्पेसिफिक रोल है। भले हमें ऑन द सरफेस ऐसा पता ना चले कि इंसेक्ट है छोटा सा, हमारे क्या काम में आएगा, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे काम में आता है। एक एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको, कि जैसे शायद 9th स्टैंडर्ड की हमारी जो क्लास चलती थी तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि घर में सपोज एक लिजर्ड होती है, छिपकली होती है एक, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उससे नफरत करते हैं, उसके सामने देखते भी नहीं है, और एकदम आसपास में अगर अचानक से कहीं दिख जाती है तो कई लोग उसको देख के चिल्ला भी पड़ते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो जनरली इट इज अ काइंड ऑफ अ हेटेड क्रीचर बाय ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, बट ऑन अ ब्रॉडर सेंस इन केस इफ वी थिंक अबाउट इट, तो हमें पता चलना चाहिए जिस घर में या तो जो एरिया में, जो बिल्डिंग के अंदर ऐसी 2-3 छिपकलियां होती है, तो वहां पे अगर आप क्लोज ऑब्जर्वेशन करोगे तो वहां पे जो दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट्स होंगे ना, वो नहीं होंगे। वाई? क्योंकि ये लिजर्ड जो है वो उनको खा जाएंगे। सो दैट वे इट इज हेल्पफुल टू अस। ओके, ये एक एग्जांपल देने का मैंने कोशिश किया। इसी तरह से हर एक क्रीचर हमारे कुछ ना कुछ काम का होता ही है, शायद उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में उसकी वैल्यू हम तुरंत नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। And the same system is applied for all the different animals and birds। फिर इसी लेसन में हमने आगे ये भी देखा कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स को खा के अपना पेट भरते हैं, उनके लिए हर्बीवोरस एनिमल्स का होना जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे जंगल में, उनकी कमी अगर हो जाएगी, जैसे खतरनाक एनिमल्स ह्यूमन हैबिटेशन में घूमने लगेंगे, जैसा आए दिन हमें देखने को मिलता है कि लेपर्ड जो है वो रोड पे दिख गया अचानक घूमता हुआ। रात को अगर कोई जंगल के आसपास में कोई गांव होता है तो वहां पे आ जाता है लेपर्ड या कोई डेंजरस एनिमल। रात में अगर रात को कोई छोटा बच्चा बाहर सो रहा है तो उसको उठा के ले जाता है। वाई सच थिंग्स डू हैपन? सच थिंग्स डिड नॉट हैपन अर्लियर। पहले ऐसा नहीं होता, अब ऐसा होता है। इसका रीजन यही है कि हमने उनकी खुराक छीन ली है, हमने उनके घर छीन लिए हैं, जंगलों को काट दिया है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स जिनको मार के ये लोग खा सकते थे आराम से और उनको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वो कम हो गए हैं। इसलिए ह्यूमन हैबिटेशन के अंदर उनका इंटरफियरेंस जो है वो चालू हो गया है।
क्योंकि हमने उनके हैबिटेशन के अंदर इंटरफियरेंस बहुत ही खराब ढंग से किया है, इसलिए। ओके, सो whenever the species is completely destroyed or is in danger, the results of the disturbance in the food chain are far reaching. तो जनरली कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है या कोई स्पीशीज एंडेंजर्ड होती है या एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो फूड चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाती है और लॉन्ग टर्म पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है। ठीक है, सो इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल। इट इज लाइफ, इफ अ लाइफ इज लॉस्ट the entire structure experiences disturbance. Okay, पूरा एक अगर लाइफ लॉस्ट हो जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। If one species is removed, the natural system breaks down in a long run. कोई पर्टिकुलर स्पीशीज अगर गायब हो जाती है, टोटली निकल जाती है हमारी इस प्लैनेट से, तो लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलता है कि इसका एक नेगेटिव असर हुआ है। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो वल्चर होते हैं, जिसको हिंदी गुजराती में हम गिद्ध बोलते हैं, ठीक है, वो भी एक डेंजरस बर्ड होता है, बहुत बड़ी साइज का। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो गवर्नमेंट ने वल्चर्स को बचाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, सालों से चल रहा है वो। ओके, 2004 से चल रहा है एक्चुअली। अब वल्चर्स को बचाने की गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पड़ेगी? तो मैंने उस वक्त भी समझाया था, आपको वापस समझा रहा हूं कि वल्चर्स आर नोन टू बी द क्लीनर ऑफ नेचर। ओके, वल्चर्स जो है वो नेचर के क्लीनर माने जाते हैं। कोई भी एनिमल अगर मर जाता है, ठीक है, उसका डेड बॉडी जमीन पे पड़ा हुआ रहता है, उसको कोई हटाता नहीं है वहां से, तो ऑब्वियसली 1-2 दिन के बाद तो उसमें से बहुत ही खराब बदबू आने लगेगी। अगर वल्चर्स होते हैं तो ऐसे डेड बॉडी को खा जाते हैं, तो वो एरिया अपने आप से बिना कोई एफर्ट किए क्लीन हो जाता है। और ऐसे तो हम समझ सकते हैं कि हजारों एनिमल्स मरते रहते हैं हर रोज। ठीक है, अगर वल्चर्स नहीं होंगे या तो फिर ऐसा कोई स्पीशीज ऑफ बर्ड या एनिमल नहीं होगा जो इनको खा सकता है या तो क्लीन कर देता है नेचुरल वे से, तो फिर वो काम हमें करना पड़ेगा और ऐसा काम करना हमें मंजूर नहीं है। सो वो चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने वल्चर को बचाने का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखा है। सो दीज इफेक्ट्स रिच मैन वेरी लेट, हेंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हमने ये जो स्पीशीज को बचाने का काम शुरू किया है काफी लेट किया है, अवेयरनेस हमारे में काफी लेट आई है। लेकिन जैसा हिंदी में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, वैसे यहाँ पे बात है कि चलो लेट ही सही, लेकिन वो एफर्ट करना तो जरूरी है ही। दोज एनवायरमेंटल डेंजर्स व्हिच वी आर फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस डेवलप्ड बिफोर डिकेड्स। ठीक है, सदियों से या तो काफी सालों से जो हमने केयरलेसनेस दिखाई है इन एनिमल्स या फॉरेस्ट या सभी के सामने, ठीक है, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं और आज हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि उनको बचाने के लिए स्पेशल एफर्ट्स करना पड़ता है। इफ वी हैव अ प्लान डेवलपमेंट देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अभी भी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट हमारा प्लानिंग से हुआ है, ठीक है, तो कोई फ्यूचर में, होपफुली फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। And friendly approach with the environment is the need of present day. ये एक मोस्ट वाइटल स्टेटमेंट है जो पूरे इस लेसन को समराइज करता है कि एनवायरनमेंट की ओर अगर हम फ्रेंडली अप्रोच रखेंगे, ठीक है, तो हमारा ही उसमें फायदा है और वो आज के दिन की जरूरत है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ ये लेसन जो है वो हमारा खत्म होता है। Okay, and this was the last part of this lesson. एक्सरसाइज जो है उसका जो मैंने आपको बुक सजेस्ट किए थे वहां से आपको कंप्लीट करना है। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज के जरिए बता सकते हैं। ओके, आई विल ऑलवेज बी देयर टू क्लियर योर डाउट्स। लेकिन डाउट आपको हो उससे पहले 2-3 बार ये लेसन पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ फैंटास्टिक डे।